नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएएस 2017 के पेपर में हिस्ट्री के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रासन हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। तीसरा कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो कौन सा कथन सही है इसका? पहला और तीसरा कथन सही है। आंसर हो गया सी, दूसरा कथन गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद कालीन और सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, और ऋग्वेद कालीन सभ्यता है वो उसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो पहला जो कथन है वो दे रखा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और इसका उपयोग हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का निर्माण प्रारंभ हो गया था ऋग्वेदी काल में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इनका कोई उपयोग नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो थी पाषाण और कांस्य से निर्मित जो उपकरण थे उनका प्रयोग किए जाता था। और इसमें अगर हम पशुओं की बात करते हैं जिनसे वो परिचित थे, जिनको जानते थे, तो उन पशुओं में आता था, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश, और वो हाथी से भी परिचित थे। अब हमारा तीसरा कथन है घोड़े के बारे में। तो घोड़े का भी जो साक्ष्य मिल रहे हैं सुरकोटदा वगैरह से, सुरकोटदा से, उससे अश्व अस्थियाँ या घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त की गई है। लोथल और रंगपुर से प्राप्त जो अश्व है, घोड़े हैं, उनकी मरण मूर्तियों के आधार पर अब इतिहासकार ये मानने लगे हैं कि जो ऋग्वेद का सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें के लोग भी घोड़े से परिचित थे। तो ऐसा अब माना जाने लगा है। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, तब तक ये खोज नहीं हुई थी। तो सुरकोटदा में अब अस्वस्थियाँ मिली गई है। तो तीसरा राइट हो गया। उस टाइम पे ये जानते नहीं थे। अभी जैसे जैसे खुदाई चल रही है नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही है। हाथी से ये परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दूसरा कथन हम देख लेते हैं। स्वर्ण, चांदी, ताम्र और ये बोल रखा है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र और लोह का ज्ञान था केवल, ऐसे बोला है। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको भी ये सोने चांदी इन चीज़ों का ज्ञान था। कैसे ज्ञान था? सोना आपने पढ़ा होगा, कहाँ से आयात करते थे वो? कर्नाटक और अफ़गानिस्तान से सोने का स्रोत था, यहाँ से वो सोना प्राप्त करते थे। चांदी की बात की जाए तो चांदी सिंधु घाटी के लोग मंगाते थे अफ़गानिस्तान और फारस यानी कि ईरान से। तांबे की अगर बात की जाए तो वो राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाते थे और बलूचिस्तान से। टीन की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। सीसा की अगर हम बात करते हैं तो वो मंगाते थे राजस्थान और दक्षिण भारत से। तो इस तरह से लालवर्द मणि वगैरह मेसापोटामिया से मंगाते थे। नील रत्न बदस्खां से मंगाते थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो सिंधु घाटी के लोग भी जो स्वर्ण वगैरह, चांदी वगैरह, ताम्र वगैरह थे उनसे परिचित थे। केवल ऋग्वेद वाले ही नहीं थे, ये भी थे। और अब हम बात करते हैं ऋग्वेद वाले की। ऋग्वेद कालीन में ये याद रखना है कि जैसे आभूषण पहनते थे तो वो सोना चांदी से तो परिचित थे, इनके वो आभूषण पहनते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, हाथी दांत के, मूल्यवान पत्थरों के। तो इस तरह ऋग्वेद कालीन तो स्वर्ण चांदी इनसे परिचित थे। लेकिन सिंधु घाटी के लोग भी परिचित थे। वो कुछ चीज़ों का भारत के में ही किसी और जगह से मंगाते थे जहाँ पे वो पैदा होती थी, जैसे कि तांबा खेतड़ी से राजस्थान से मंगाना। और जो चीज़ें भारत में नहीं मिलती थी वो बाहर से भी मंगाते थे, जैसे लाजवर्द मणि मेसोपोटामिया, नील रत्न बदस्खां से। तो ये कथन हो गए
पहला तीसरा इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है थॉमस मनरो। निम्नलिखित में से सही कोड का इसका प्रयोग करना है। तो जो अलेक्जेंडर रीड था और थॉमस मनरो था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे। चलिए जानते हैं क्या थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसको लागू किए जाने के क्या कारण थे और भारत के किन क्षेत्रों में इनको लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को 1820 में प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? मद्रास का तत्कालीन गवर्नर था थॉमस मनरो द्वारा। मद्रास में इसको प्रारंभ किया और इस व्यवस्था को और कहाँ लागू किया गया? मद्रास के साथ साथ बम्बई में और असम के कुछ भागों में इसको लागू किया गया। और इसमें बंगाल का जो तत्कालीन गवर्नर था एल्फिंस्टन, उसने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था थॉमस मनरो के साथ साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस आप पहला कथन देंगे स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि किसान से सीधा बंदोबस्त कर देना, यानी कि जो होता है लगान वसूली की जाएगी वो सीधे किसान से ही की जाएगी। और जो किसान थे उनको इस बंदोबस्त के तहत क्या किया गया? उनको मालिकाना हक दे दिया गया और कब्जेदारी का अधिकार भी उनको दे दिया गया और वो भूमि के मालिक बन गए और वो सीधे तौर पर स्वयं ही लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे सरकार को। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को क्या बना दिया? भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयत से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था। भूमि राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता था? भूमि राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, यानी कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। तो अगर कोर्ट में आता है कि किस आधार पर मतलब रैयतवाड़ी या कौन सी ऐसा बंदोबस्त है जिसमें भूमि के सर्वेक्षण करने के बाद लगान लगाया जाता था, तो वो कौन सा भूमि बंदोबस्त हो गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। और इसके अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि आती थी? 51% भूमि इसके अंतर्गत आती थी। हालांकि सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए क्या किया? मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण प्रारंभ कर दिया और बलपूर्वक खेत को जोतने के लिए बाध्य किया गया। किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा कर दे। तो इस तरह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्न में से किसका उपबंध करता है? पहला है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, बी है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, सी है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, डी है अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो ये उस टाइम पे जो अधिकरण थे ट्रिब्यूनल्स, उसकी प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाने के लिए 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था उसको लाया गया। हालांकि ये एक्ट क्या किया था, जो सौ राज्य वाले और परिवर्तन विरोधी आए थे उन्होंने जब 100 राज्य वाले थे वो जब चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और वो जब जीत कर वहाँ पे गए असेंबली में, तो उन्होंने इस बिल को गिरा दिया था। उनका क्या काम था? अंदर रहकर ही बाधा डालना अंग्रेज़ों के काम में। तो उन्होंने इस बिल को गिरा दिया था, इस बिल को पारित नहीं होने दिया था ट्रेड डिस्प्यूट बिल को, क्योंकि ये अधिकारों का हनन कर रहा था किसके? मज़दूरों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। ये मजदूर संघ बनाने देने की नहीं बल्कि उनको हतोत्साहित करने के लिए पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य क्या था? ए है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना,
बी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना, सी राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, डी भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका सही आंसर है डी भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 37 है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा है गजुलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो कौन सा इसमें से सही है? इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जो राधाकांत देव थे उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के ये प्रथम अध्यक्ष थे, और जो सुरेंद्र एस.एन. बनर्जी थे वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक काकतीय राज्य अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय राज्य का अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन सा था? वह था मोटुपल्ली। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या DRK सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन कब कब लाया गया? एक तो 1919 में लाया था सबसे पहले द्वैध शासन, जब क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन किया गया। और 1935 में कौन सा वाला आया था द्वैध शासन? केंद्र में द्वैध शासन आरोपित किया गया 1935 के तहत। तो ये था क्या द्वैध शासन? ये था प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। कौन कौन से? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही जवाब होगा पहले कौन सा हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ। तो इसको जमाना है, कालक्रम से जमाना है, सबसे पहले फिर बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।